हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम बहुत अच्छे से चल रही है। तो इसी को चलते हुए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेने वाले हैं एंड उस टॉपिक का यहाँ पर रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। द यूनिट फॉर टुडे इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग काफी सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लगता है। काफी सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को यहाँ पर डिफिकल्ट मानते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग यूनिट के जितने भी टॉपिक्स आपके पास दिए हुए हैं उन टॉपिक्स के थ्योरी एंड उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज वेरी इजी एंड द क्वेश्चंस दैट विल बी कमिंग इन योर एग्जाम यू विल बी इजीली आंसरिंग देम विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो इसी को लेते हुए आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पर रैपिड रिवीजन लेने वाले हैं ताकि जो आप अपने एग्जाम्स के लिए यहाँ पे प्रिपरेशंस करे हो वो यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से और यहाँ पर स्ट्रांगली हो। So before starting our today's revision session, let's have a quick view at the various courses that are available on our website. Paper 1 and Paper 2 दोनों ही के लिए काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in के ऊपर। So let's start our today's session. So first let's have a quick view at the syllabus ताकि सिलेबस से हमें ये पता चले कि भाई हमें क्या सारे टॉपिक्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करने हैं एंड क्या सारे टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिलेबस को जैसे वैसे पढ़ने के बजाय हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर मार्क करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट एन आर्ग्यूमेंट इज, कि भाई आर्ग्यूमेंट का फॉर्म क्या होता है और एक कैटेगोरियल प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बार अगर आप प्रीपोजिशन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हो तो उसके बाद आप कंटिन्यूअसली 3 टॉपिक्स को साथ ही साथ पढ़ते जाओगे। First topic would be syllogisms, second topic would be square of oppositions, and the third topic is moods and figures, which is a new topic that has been added by NTA. ये तीनों ही टॉपिक्स को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नाउ अदर देन दिस आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, but again this is very important towards the theoretical aspects. इंडक्टिव आर्गुमेंट कब वैलिड होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट कब वैलिड होता है, इनके इंडिविजुअली क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के बीच में क्या सारे डिफरेंशिएशन है, इन सारी चीजों को आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसंट्रेट इज ऑन द फैलेसीज, व्हिच इज अगेन अ न्यू टॉपिक दैट हैज बीन एडेड। फैलेसीज के अंदर फर्दर हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज पढ़ते हैं। दोनों ही चीजों को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो इनफॉर्मल फैलेसीज के जितने भी टाइप्स है उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इग्नोरिंग देम। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज एंड द एग्जांपल्स दैट आर रिलेटेड टू ईच वन ऑफ देम। फर्दर इन सारे टॉपिक्स के अलावा आपको डेफिनेशंस भी अच्छे से पढ़ने हैं कि भाई लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होता है, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होता है। उसी तरीके से काफी सारे डेफिनेशंस आपको मिलते हैं, उन सारे डेफिनेशंस के मीनिंग को और एग्जांपल्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू कंसंट्रेट इज योर इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के अंदर आपको प्रमाणस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। प्रमाणस के जो 6 टाइप्स हमें दिए हुए हैं दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, अर्थपति एंड अनुपलब्धि। इन 6 के 6 प्रमाणस के मीनिंग्स, इसके अंदर क्या सारी चीजें दी हुई है, ये सारी चीजों को आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग इंडियन लॉजिक उनके संस्कृत ट्रांसलेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ दैट थिंग। अदर देन दिस अंडर इंडियन लॉजिक यू नीड टू नो व्हाट हेत्वाभाषा इज। हेत्वाभाषा इज नथिंग बट द फैलेसीज ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो इंडियन लॉजिक के अंदर फैलेसीज आती है उसे हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। Again, all the types of hetvabhasas or the types of fallacies under Indian logic need to be understood very very keenly. So ये आपके मेजर टॉपिक्स है जिनको आपको बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे ही सारे टॉपिक्स को आपको डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। Now, other than this, you have got few small topics जिसके ऊपर क्वेश्चंस अभी तक तो हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं, but still you need to go through them once. The topics are use of language, connotation and denotation and Venn diagrams. इन टॉपिक से कोई डिटेल क्वेश्चंस कभी भी अभी तक आए नहीं हुए।
दो वेन डायग्राम से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक बार या फिर दो बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, बट नथिंग मच इन डिटेल। इन टॉपिक्स को आप एक बार रीड ऑन कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई भी वहां पर दिक्कत ना हो। As we read the inductive and deductive argument, we also need to understand what analogies is. Analogy से बेसिकली हमें यूजुअली एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। So what you need to do is understand what analogies is. किस तरीके से यहाँ पर एनालॉजीज बनते हैं वो भी चीज आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करनी है। So I hope आपको यहाँ तक ये समझ में आ चुका है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। So make a note of all these things so that you do not miss any of the topics while doing your revision. Now let's start our today's lecture by first understanding what an argument is. देखो भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो मैम ये लॉजिक क्या होता है? Logic is basically a study or form of reasoning in an argument and the development of standards and criteria to evaluate the argument. हम आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं जहां पर आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होती है या फिर प्रीमाइसेस होती है एंड उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं उसकी ट्रूथनेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन करते हैं। रिपीटिंग इट अगेन, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, जहां पर हम अपने कंक्लूजन को यहाँ पर सही है या गलत है उसको चेकआउट करते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? On the basis of our statements. So, जो ये आर्ग्यूमेंट होता है उसके स्टैंडर्ड्स, उसके क्राइटेरियाज को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास लॉजिक होता है। So, what is logic? Logic is a study of form of reasoning in the argument. आर्ग्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग्स होती है या फिर एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया किस तरीके से आप इवैल्यूएट करोगे कि भाई एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So under logical reasoning, arguments plays a very important role. जब भी हम किसी से बात करते हैं या फिर हमारे बीच में कोई कॉन्वर्सेशंस होती है तो एक के हिसाब से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही होती है और दूसरे के हिसाब से दूसरी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही होती है। तो उन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम जो भी कंक्लूजन पर यहाँ पर आते हैं, हम ये चेकआउट करते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर कंक्लूजन यहाँ पर सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज सेइंग ऑल एप्पल्स आर मैंगोज and some other person is saying all mangoes are bananas, and दोनों के स्टेटमेंट से अगर मैं ये कंक्लूजन निकालती हूँ कि भाई all bananas are apples, तो यहाँ पर हम ये चेकआउट करते हैं कि भाई जो मेरा कंक्लूजन है all bananas are apples, ये पर्टिकुलर चीज सही है या गलत है। On what basis? On the basis of the statements or the premises that I had got. So statements क्या होती है या फिर premises क्या होते हैं? Premises in an argument provides some of the basic reason or support to get a conclusion. और conclusion क्या होता है? Conclusion is an argument that indicates what an arguer is trying to convince the reader or the listener. Clear? So याद रखिए, हम statements को premises या फिर prepositions भी कहते हैं, and these statements or premises either can be true or false. एंड कंक्लूजन्स को कई बार हम इन्फ्रेंसेस के नाम से भी जानते हैं। मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर विद दिस थिंग? सो व्हाट डज आर्ग्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ? आर्ग्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ प्रीपोजिशंस एंड कंक्लूजन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन स्टिल इन डिटेल। एज सेड, प्रीपोजिशन क्या होती है? हमारी स्टेटमेंट होती है एंड दिस स्टेटमेंट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। सो प्रीपोजिशन इज अ स्टेटमेंट. So, preposition is a sentence that makes a statement giving a relation between two terms. And what are these two terms? It is your subject and predicate. Subject and predicate के बीच में हमारे पास एक connecting term होता है जिसे हम copula कहते हैं। I hope everyone knows what a subject and predicate means. इन दोनों को connect करने के जो words होते हैं जैसे is, are, was, were, ये सारे क्या होते हैं? हमारे connecting words होते हैं। Now, in a particular preposition or a statement, we have got four parts. One of which is your quantifier, then comes the subject, copula and predicate. Now, what is this quantifier? Basically, एक category preposition के अंदर हमारे पास 4 different forms of prepositions देखने को मिलते हैं. Those are all, no, some and some not. Based on what?
based on the quantity and the quality of the statements. क्वांटिटी में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है, और क्वालिटी में हम लोग ये चेकआउट करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. So based on these combinations, we have 4 different kinds of statement. I said, what are those? It is all, no, some and some not. और इन्हें हम एक पर्टिकुलर लेटर से डिनोट करते हैं, which is A, E, I and O respectively. Remember, these letters are very important. It is very easy to remember. These are your vowels. A, E, I, O, U आपके vowels होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट 4 vowels को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. A stands for your all, E is your no, some is your I and some not is your O statement. जहां पर A statement क्या होती है? मेरी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट बनती है. O क्या होगी? मेरी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी. Some is my particular positive statement and some not is my particular negative statement. हमने इनको किस तरीके से बनाया हुआ है? Based on their quantity and quality. जैसे हमारे all and no, ये दोनों क्या है? मेरी यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है. The quantity of these statements is universal. Why so? Because यहाँ पर हम सारे ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. वही some and some not क्या है? मेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है. Because over here we are speaking about few things. That is some S are P और some S are not P. हम कुछ सब्जेक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं. So जब हम कुछ की बात करते हैं तब क्या हो जाता है? ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनती है. वही अगर हम क्वालिटी को देखने जाए, the quality of A and I are affirmative और positive. Because all statement and some statement के अंदर हम एक पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं. वही E and O, these both are your negative statements, जहां पर हम no या फिर not का इस्तेमाल करते हैं. That is no S are P और some S are not P. इस तरीके से जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करें? एक नेगेटिव चीज यहाँ पर लेके आ रहे हैं या फिर कुछ चीज नहीं है इसके बारे में बोल रहे हैं. सो क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव बोल रहे हैं तो इनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी. सो रिमेंबर, A is your universal positive and I is your particular positive statement. E is your universal negative statement and O, that is some not, is your particular negative statement. I hope everyone is clear with this thing. For now, if you are thinking कि ये important नहीं है, make a note of this. This is very important. एग्जाम में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी भी पूछी जा सकती है. नाउ कमिंग बैक टू द प्रीपोजिशन. एज सेड, प्रीपोजिशन के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं: क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कोपुला एंड प्रेडिकेट. इस क्वांटिफायर के बेसिस पे हम क्या करते हैं? अपनी स्टेटमेंट A, E, I एंड O में यहाँ पर बैफिकेट करते हैं. सो एज मेंशन्ड ओवर हियर, द क्वांटिफायर्स आर योर ऑल, नो, सम नॉट, सम, एटलीस्ट, एटमोस्ट. ये सारे वर्ड्स भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं. क्लियर? सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट अ प्रीपोजिशन इज एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे हमने ये देखा कि हमारी प्रीपोजिशंस किस तरीके से हो सकती है. आई होप टिल नाउ एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैटेगोरी प्रीपोजिशन is about the distribution of the words. As said earlier, in a particular preposition, we have got our subject and predicate. अब भाई मेरा सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी प्रीपोजिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस पर्टिकुलर थिंग कम्स अप इन आवर एग्जाम, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग. The subject and predicate, whether it is distributed or undistributed, to understand this thing, we need to keep few things in our mind. जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूं तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिपेंड करता है आपके क्वांटिटी के ऊपर. दैट इज, अगर आपकी क्वांटिटी यहाँ पर यूनिवर्सल है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा. वही अगर आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर पर्टिकुलर है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. एंड व्हेन वी कम टू प्रेडिकेट, the distribution of the predicate depends upon the quality. That is, अगर आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. वही अगर आपकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर नेगेटिव है
तो आपका पर्टिकुलर प्रेडिकेट उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। A quick recap about the distribution. सब्जेक्ट को हम किस तरीके से देखेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड तब होता है जब वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड तब होता है जब वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर पर्टिकुलर होती है। ये बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की। नाउ कमिंग टू प्रेडिकेट, जैसे अगर मैं आई की स्टेटमेंट की बात करूं तो सम एस आर पी, इसके अंदर जो ये पी है ये यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। दैट इज प्रेडिकेट को हम लोग उसकी क्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पर चेकआउट करते हैं। अगर हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है तो उस स्टेटमेंट का प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा। सो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, भाई टेल अस अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट whose subject is distributed and predicate is also distributed. Clear with this thing? So अभी तक हमने क्या किया, हमारे बेसिक्स को हमने अंडरस्टैंड किया है कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स होते हैं। एक पर्टिकुलर प्रिपोजिशन या फिर स्टेटमेंट के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट। फर्दर हमने कैटेगरी प्रिपोजिशन के 4 डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़े, दैट इज ए, ई, आई, ओ। उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को अंडरस्टैंड किया, एंड बेस्ड ऑन दैट वी अंडरस्टूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटेगोरियल प्रिपोजिशंस, कि भाई एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड कब अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हमने यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड किया हुआ है। नाउ as we have come to know what a particular preposition is and categorical preposition के हमने बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। Now further in this particular revision lecture we will be covering 3 major topics. The 3 topics are syllogisms, moods and figures and square of opposition. तीनों ही टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's have a quick recap of all these things. First we have got syllogisms. Syllogisms basically एक फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग होता है, अगेन जहां पर हमारे पास 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रीमिसेस होती है एंड एक पर्टिकुलर कंक्लूजन होता है। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं सिलोजिज्म्स के अंदर कि भाई हमारे पास 2 प्रीमिसेस दी होती है, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड बेस्ड ऑन दिस हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। तो हमें एग्जाम में करना ये होता है कि भाई जो भी कंक्लूजन्स हमें दिए हुए उनमें से कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे सही है एंड कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर गलत है, वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। सो अ क्विक ट्रिक कि सिलोजिज्म्स को सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो आपको क्या चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि भाई जितने भी कंक्लूजन्स आपके पास है हर एक कंक्लूजन को एक सेपरेट चीज की तरह देखो और उसको सॉल्व करो। क्लियर? जैसे अगर मेरे पास कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 है तो तीनों ही कंक्लूजन्स को मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व करूंगी एंड उसको यहाँ पर चेकआउट करूंगी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। एंड हाउ डू वी चेकआउट कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन सही है या गलत है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमाइसेस दैट वी हैव गॉट। क्लियर? सो सिलोजिज्म्स को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके होते हैं। एक होता है वेन डायग्राम, कि भाई जो भी आपको प्रीमाइसेस दी होती है उनके बेसिस पे आप क्या करते हो, वेन डायग्राम्स निकालते हो एंड चेकआउट करते हो कि आपका कंक्लूजन यहाँ पर सही है या गलत है। अदर देन दिस वी हैव गॉट 150 रूल एज वेल, जहां पर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन आप 150 लगाते हो अपने सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट को और फर्दर चेक करते हो अपने कंक्लूजन्स को। एंड द थर्ड मेथड टू सॉल्व सिलोजिज्म्स इज यूजिंग द ट्रिक्स ऑफ AEIOU। वी हैव गॉट फ्यू ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंसेस, कि भाई हमारा जो इन्फ्रेंस या फिर जो कंक्लूजन हमें दिया हुआ है वो मीडिएट है या फिर इमीडिएट है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन्स को यहाँ पर चेकआउट करते हैं। I basically try to use the rules वाला थिंग, क्योंकि एक बार अगर आप रूल्स को समझ लेते हो तो विदाउट यूजिंग एनी पेपर और पेन यू कैन सॉल्व सिलोजिज्म्स क्वेश्चंस वेरी इजीली इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम एंड इवन मेंटली। वहां पर आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको वहां पर रूल्स को याद रखना है एंड रूल्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने कंक्लूजन्स को वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस। एज सेड हमारे पास 2 तरीके के इन्फ्रेंसेस या फिर कंक्लूजन्स होते हैं, एक होता है इमीडिएट एंड दूसरा होता है मीडिएट।
अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास एग्जाम के अंदर दो प्रीमाइसेस होती है एंड उसके बेसिस पे हमें चेक करना होता है कि भाई जो भी मेरा कंक्लूजन है वो यहाँ पर सही है या गलत है। तो जो दो प्रीमाइसेस दी हुई है एंड जो मेरे पास एक कंक्लूजन है, उसमें से अगर मेरा पर्टिकुलर कंक्लूजन का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही चीजें एक ही प्रीमाइस से मुझे अगर मिल जा रही है तो उसे मैं इमीडिएट इन्फ्रेंस कहती हूँ। और अगर मेरे कंक्लूजन का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक ही प्रीमाइस के अंदर ना हो गए, दो अलग अलग प्रीमाइसेस के अंदर है, दैट इज कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे एक से ज्यादा प्रीमाइस को यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है तो उसे मैं यहाँ पर मीडिएट इन्फ्रेंस कहती हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जांपल में देखो कि भाई नो सोप्स आर कैट, देयरफॉर नो कैट्स आर सोप। कैट्स सोप जो मेरे कंक्लूजन का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो एक ही प्रीमाइस के अंदर मुझे मिल जा रहा है, तो इसे मैं क्या करूंगी, इमीडिएट के रूल से यहाँ पर लगाऊंगी। और अगर मैं मीडिएट को देखूं, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो, प्रीमाइस के अंदर मेरे पास है ऑल कीज आर लॉक्स, बटन इज अ की, देयरफॉर बटन इज अ लॉक। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बटन, इट इज फ्रॉम योर सेकंड प्रीमाइस एंड जो प्रेडिकेट है लॉक वो है मेरे फर्स्ट प्रीमाइस के अंदर। तो क्या हो रहा है, मुझे इस पर्टिकुलर कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए दोनों ही प्रीमाइसेस की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। तो उस समय पे मैं इस पर्टिकुलर कंक्लूजन को यहाँ पर मीडिएट इन्फ्रेंस कहूंगी और जितने भी मीडिएट के रूल्स होते हैं उसे यहाँ पर अप्लाई करूंगी और चेक करूंगी वेदर द कंक्लूजन इज राइट और रॉन्ग। सो मैम ये रूल्स होते क्या है, लेट्स चेक आउट। फर्स्ट वी विल सी द इमीडिएट रूल्स। इमीडिएट के अंदर हमने क्या देखा कि भाई मुझे अपना कंक्लूजन ऑकर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीमाइस के थ्रू, दैट इज मुझे एक ही प्रीमाइस से क्या मिल रहा है, मेरा कंक्लूजन मिल जा रहा है। Now under immediate again we have got two bifurcations. One is your implication and the second one is your conversion. जहां पर implication का मतलब ये होता है कि भाई मेरा subject and predicate क्या हो रहा है as it is rare. That is the position of subject and predicate in conclusion is not getting changed. It is same as in your premises. As you can see in this particular example कि भाई all A are B. Therefore some A are B. यहाँ पर इनकी क्वांटिटी चेंज हुई है पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही है एंड जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट की जगह पर ही है। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी सी द कन्वर्शन, कन्वर्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अपनी जगह को यहाँ पर बदलते हैं। दैट इज इफ इन द प्रीमाइसेस इट हैज बीन गिवन नो ए आर बी एंड अगर कंक्लूजन में ये दिया जाए नो बी आर ए, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज होती है नहीं होती है वो अलग बात होती है। बट अगर आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अपनी जगह को यहाँ पर बदल लेता है तो उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्शन के रूल्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो टू रूल्स अंडर इमीडिएट, वन इज इम्प्लीकेशन एंड अदर वन इज कन्वर्शन। नाउ कब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर सही होती है, कब उसको हम लोग गलत बोलते हैं, उसको यहाँ पर चेकआउट करते हैं। दैट इज लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स। इम्प्लीकेशन के अंदर क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अपनी जगह को नहीं बदलता है, तो अगर मैं ऑल की स्टेटमेंट को लूं तो ऑल ए आर बी, इसको मैं यहाँ पर सम ए आर बी अगर लिखती हूं तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली एक राइट स्टेटमेंट बनती है। उसी तरीके से अगर मैं नो की स्टेटमेंट लेती हूं और लिखती हूं नो ए आर बी, तो इसका जो कंक्लूजन बनेगा सम ए आर नॉट बी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही बैठेगा। दैट इज इम्प्लीकेशन के अंदर अगर ऑल की स्टेटमेंट है तो उसे आप सम में लिख सकते हो एंड नो की स्टेटमेंट अगर है तो उसे आप सम नॉट के अंदर लिख सकते हो। बट आई की स्टेटमेंट एंड ओ की स्टेटमेंट को किसी और तरीके से यहाँ पर नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास है सम ए आर बी, इसको अगर आप ऑल ए आर बी लिखोगे तो ये गलत है, नो ए आर बी लिखोगे तो भी गलत है, सम ए आर नॉट बी लिखोगे तो भी गलत है। दैट इज आई और ओ की स्टेटमेंट्स को हम किसी भी तरीके से यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, कीपिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एज इट इज। क्लियर विद द इम्प्लीकेशन रूल्स। इम्प्लीकेशन के अंदर ए को हम लोग आई में लिख सकते हैं, ई को हम लोग ओ में लिख सकते हैं, बट आई एंड ओ को हम लोग किसी और चीज में यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। देन कमिंग टू द कन्वर्शन रूल्स। कन्वर्शन के अंदर हमें क्या चीज ध्यान देनी है कि भाई ए की स्टेटमेंट को हम लोग आई में लिख सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल है ऑल ए आर बी,
This can be written after changing the subject and predicate as some BRA. That is, अगर आपको subject and predicate के place को interchange करना है तो all की statement को हम लोग all में नहीं लिख सकते, but we can write it in the form of some. And E को हम लोग E में लिख सकते हैं and I को हम लोग I के format में लिख सकते हैं. Ma'am, what is the logic behind this thing? The logic behind this thing is the distribution that we have learned earlier. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग ये समझ चुके हैं कि भाई एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के अंदर आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कब डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कब अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो जब भी हम सब्जेक्ट से प्रेडिकेट पे जा रहे हैं तो तब हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन को वहां पर देखते हैं. रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज बिग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज समथिंग विच इज स्मॉल. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस फॉर्मेट. हम बड़े से छोटे पे आ सकते हैं, लेकिन क्या आप छोटी चीज से बड़े चीज पर जा सकते हो? बिल्कुल नहीं. उसी तरीके से अगर आपके पास छोटी चीज है तो आप छोटी से छोटी चीज खरीद सकते हो. दैट इज, इफ यू हैव गॉट 50 रुपीज यू कैन स्पेंड होल ऑफ 50 रुपीज. बट इफ यू हैव गॉट 50 रुपीज कैन यू स्पेंड 100 रुपीज? नो. सो अगर आपका टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सामने वाला कन्वर्ट होने के बाद, दैट इज अगर आपकी प्रीमाइस के अंदर आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन के अंदर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है. इन अ सिमिलर मैनर, अगर आपका पर्टिकुलर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो पर्टिकुलर टर्म कंक्लूजन के अंदर भी क्या होना चाहिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही होना चाहिए. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर. सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम हियर? कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पर जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पर जा सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पर आ सकते हैं, पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूशन पर हम नहीं आ सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, इसको कन्वर्ट करने के बाद हम क्या इसको ऑल बी आर ए में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं मैम. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भाई ऑल की स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के बाद हम उसे सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ना कि ऑल के फॉर्मेट में. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग? एज सेड अर्लियर कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड में आ सकते हैं एंड अनडिस्ट्रीब्यूशन से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड पर आ सकते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटेड पर हम नहीं आ सकते. तो इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलती है. प्रीमाइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड प्रेडिकेट क्या है? यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. और कंक्लूजन में अगर हम ऑल की स्टेटमेंट लेते हैं तो सेम चीज लगेगी, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा एंड प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा. नाउ सी, बी क्या है? प्रीमाइस के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और कंक्लूजन में जाने के बाद क्या बन जा रहा है? वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड बन जा रहा है. तो क्या आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पर आ सकते हो? बिल्कुल नहीं. एंड इसी रीजन से हम ऑल की स्टेटमेंट को ऑल में कन्वर्ट करने के बाद नहीं लिख सकते. तो क्या सम की स्टेटमेंट सही है? सम के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों क्या होता है? यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो इफ यू लुक केयरफुली, बी इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बी इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड जाना पॉसिबल है. A in premise is distributed and A in conclusion is undistributed. तो is this impossible? Yes ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड पर आ सकते हैं. तो ये चीज क्या हो रही है? यहाँ पर सही बैठ रही है. तो इसी रीजन से क्या होता है? ऑल की स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर सम में लिखते हैं. तो ये सारी चीजें आप डिटेल में हर एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना लिखते बैठो, उसके बजाय इन रूल्स को अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो तो क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो रिमेंबर, इम्प्लीकेशन के अंदर दैट इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ऑल हो जाएगा आई, ई हो जाएगा ओ. आई और ओ का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता है. देन कमिंग टू द कन्वर्शंस, ए की स्टेटमेंट को हम लोग कन्वर्ट करने के बाद आई में लिखेंगे, नो को नो में लिखेंगे एंड सम को भी सम में ही लिखेंगे. वही ओ स्टेटमेंट का कोई भी यहाँ पर कंक्लूजन नहीं बनता है. दैट इज अगर हमारे पास है सम ए आर नॉट बी, तो इसको हम लोग सम बी आर नॉट ए इस तरीके से नहीं लिख सकते या फिर कोई भी और फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर नहीं लिख सकते. क्लियर?
सो दीज वर द बेसिक रूल्स ऑफ योर इमीडिएट इन्फ्रेंस। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर हमेशा नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। दैट इज ऑल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कन्वर्ट करो या फिर इंप्लीकेशन का रूल अप्लाई करो। आंसर हमेशा या फिर कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। और नेगेटिव स्टेटमेंट अगर है तो इंप्लीकेशन करो या कन्वर्जन करो, दोनों ही चीजों के अंदर आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव ही होना चाहिए, कभी भी वो पॉजिटिव नहीं बनता है। क्लियर विद दिस थिंग? नाउ कमिंग टू द रूल्स ऑफ मीडिएट, जहां पर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने कंक्लूजन पर आने के लिए। इफ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल कि भाई all apples are mangoes, and if I write my second statement as all mangoes are bananas, और कंक्लूजन में अगर मैं यहाँ पे ये लिख रही हूं कि भाई all apples are bananas, तो क्या ये पर्टिकुलर कंक्लूजन सही है या गलत है, इसको चेकआउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मीडिएट के रूल्स को अप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो एक ही एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, बल्कि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर है। दैट इज एप्पल्स इज इन योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड बनानास इज इन योर सेकंड स्टेटमेंट। सो जब आप दो चीजों को यहाँ पर मर्ज करते हो तो कुछ चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पहली बात, आपको उनके पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को यहाँ पर देखना है। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव ही होना चाहिए। सिमिलरली, इफ योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज पॉजिटिव and second statement is negative, the conclusion will be negative over there. Or if first is negative and second is positive, then also you will get the conclusion as negative. पर अगर मेरी दोनों ही स्टेटमेंट्स नेगेटिव है तो रिमेंबर कि उस पर्टिकुलर चीज का कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर नहीं बनता है। दैट इज अगर पहली स्टेटमेंट भी नो है, सेकेंड स्टेटमेंट भी नो है, तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। या फिर पहली सम नॉट है एंड सेकेंड नो है, तभी भी उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। Remember only this thing कि भाई negative and negative gives us no conclusion over there. So in exam अगर आपके पास पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकेंड स्टेटमेंट नेगेटिव है और अगर कंक्लूजन में पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाएगी तो क्या आप फर्दर रूल्स को वहां पर चेकआउट करोगे? बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से मुझे नेगेटिव आना चाहिए, पर अगर कंक्लूजन वहां पर पॉजिटिव है तो मैं वहीं पर अपने स्टेप्स को पॉज कर लूंगी। That is, I will not move forward to the next step. So पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव, इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव, स्टॉप ओवर देयर इटसेल्फ, डोंट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। Then the second thing that we need to see in immediate, then the second thing that we need to see while solving syllogisms, immediate inferences is the middle term. That is, दोनों इस प्रेमिसेस के अंदर एक पर्टिकुलर चीज होती है जो कॉमन होती है और वो पर्टिकुलर कॉमन चीज क्या होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट होनी चाहिए। That is, the middle term or the common term needs to get cancelled in such a format that it moves from your top right corner to your bottom left corner. अगर वो चीज इस तरीके से कट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। दैट इज, सेकंड को फर्स्ट में लेके जाओ एंड फर्स्ट को सेकंड में लेके आओ। दिस इज योर सेकंड स्टेप दैट यू नीड टू सी। फिर अगर आपका जो कॉमन टर्म है वो सही तरीके से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, फर्दर हम क्या करेंगे, हमारे रूल्स को यहाँ पर चेकआउट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप वाज टू चेक द साइन रूल, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। दोनों ही नेगेटिव है तो वहां पर कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। सेकेंड स्टेप इज टू चेक द कॉमन टर्म। द कॉमन टर्म नीड टू गेट कैंसल्ड इन सच अ फॉर्मेट दैट इट इज गेटिंग कैंसल्ड फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर टू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। क्लियर? देन अगर ये दोनों ही स्टेप्स यहाँ पर टिक हो जा रहे हैं तो आपको फर्दर यहाँ पर थर्ड स्टेप पे आना है। दैट इज, यहाँ पर ये चेक करना है कि आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्वांटिफायर क्या है और फिर कंक्लूजन का क्वांटिफायर क्या है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल है एंड सेकेंड स्टेटमेंट ऑल है और कंक्लूजन भी क्या है, यहाँ पर ऑल है। तो क्या आप यहाँ पर इन 6 रूल्स के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो?
यस मैम, ये तो हमारा पहला ही रूल है, दैट इज ऑल प्लस ऑल अगर स्टेटमेंट्स हो रही है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, यहाँ पर ऑल ही होगा, विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? सो अगर हमारे पास ऑल एंड ऑल की स्टेटमेंट है तो वो ऑल होगी। सिमिलरली एज द सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि भाई अगर ऑल और नो की स्टेटमेंट यहाँ पर बन रही है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पर नो ही बनेगा। देन द नेक्स्ट टू रूल्स आर अबाउट ई, दैट इज अगर पहला स्टेटमेंट मेरा ई है और सेकेंड स्टेटमेंट ए है, या फिर पहला स्टेटमेंट अगर ई है और सेकेंड स्टेटमेंट अगर आई है, तो मेरा कंक्लूजन क्या बनेगा, हमेशा ओ रिवर्स बनेगा। व्हाट डज ओ रिवर्स मीन? इट मीन्स सम नॉट की स्टेटमेंट को लिखना चाहिए और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को यहाँ पर इंटरचेंज करना चाहिए। लाइक टेकिंग द सेम एग्जांपल, यहाँ पर ऑल की जगह पे अगर नो होता और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज ऑल होता, तो इस पर्टिकुलर चीज का मेरा कंक्लूजन क्या बनता, सम बी आर नॉट ए, कुछ इस तरीके से बनता। दैट इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम ए आर नॉट बी, आई शुड राइट इट एज सम बी आर नॉट ए, इंटरचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दिस इटसेल्फ मींस दैट इज ओ रिवर्स। एंड मेरे अगले दो रूल्स है जहां पर आई की स्टेटमेंट पहले आती है, दैट इज अगर आई पहले है एंड सेकेंड स्टेटमेंट में ए है तो कंक्लूजन क्या बनेगा, आई ही बनेगा। इन द सेम वे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आई है और सेकेंड स्टेटमेंट ई है तो क्या बनेगा मेरा कंक्लूजन, इट विल बी ओ, दैट इज सम नॉट स्टेटमेंट। सो मीडिएट के जो 6 रूल्स है हमारे पास, उसको कुछ इस तरीके से याद रखो कि पहले दो रूल्स हमारे ए के ऊपर है, दैट इज पहली स्टेटमेंट ए होती है तो क्या होगा, नेक्स्ट टू रूल्स आर फॉर ई एंड नेक्स्ट टू रूल्स आर फॉर आई। सो इस तरीके से याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर फॉर यू गाइस। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। So let's take a quick example to understand how to solve syllogisms questions in exam. यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको सारे रूल्स एक ही क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाए। Now see, we have got two premises as all A are B and all B are C. Further, we have been given 4 conclusions जिन्हें हमें separately अलग-अलग करके यहाँ पर सॉल्व करना होता है। The first conclusion says all A are C. If you look carefully, the subject and predicate are coming from 2 different statements. A is from first premise and C is from second premise. तो यहाँ पर रूल क्या अप्लाई होगा कि हमें मीडिएट रूल्स को यहाँ पे देखना है, जहां पर फर्स्ट प्रीमाइस A है, सेकेंड प्रीमाइस भी A है। A एंड A जब कंबाइन होते हैं तो उनका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए, कंक्लूजन में भी A आना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्या यहाँ पर वही चीज दी हुई है? यस मैम, यहाँ पर बिल्कुल वही चीज दी हुई है। सो दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली राइट ओवर हियर। फर्दर, इफ आई लुक एट माय सेकंड कंक्लूजन, इट हैज बीन गिवन एज सम A आर C। तो मैम थोड़ी देर पहले तो हमने ये पढ़ा कि ऑल प्लस ऑल का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ऑल होता है, पर यहाँ पर तो सम दिया हुआ है विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्या ये चीज सही है? हाँ, यह भी चीज क्या है यहाँ पर सही है। किस तरीके से? देखो, ऑल की स्टेटमेंट डेफिनेटली कैसे होनी चाहिए कि भाई ऑल A आर C इस तरीके से होनी चाहिए थी, बट इन इमीडिएट रूल्स वी हैड रेड दैट कि ऑल की स्टेटमेंट के अंदर हम विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उसको सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट इज या आप बोलो ऑल A आर C या बोलो सम A आर C, दोनों ही चीज क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट है या फिर सेम है। तो ऑल की स्टेटमेंट के अंदर विदाउट चेंजिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि हम लोग उसको आई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये चीज भी क्या हो गई यहाँ पर बिल्कुल सही हो गई। उसी तरीके से इफ यू लुक एट योर थर्ड कंक्लूजन, इट हैज बीन गिवन सम C आर A। क्या ये चीज सही है? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज भी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिकॉज अगेन अप्लाइंग द सेम रूल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो अलग अलग स्टेटमेंट से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम मीडिएट का रूल दैट इज A प्लस A इज इक्वल टू A को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज होने के बाद यहाँ पर क्या है, क्वांटिफायर A के बजाय यहाँ पर सम दिया हुआ है। तो क्या आप ऑल A आर C को सम C आर A इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो? बिल्कुल मैम, हमने इमीडिएट के रूल्स में पढ़ा हुआ है कि ऑल की स्टेटमेंट को कन्वर्शन के बाद हम यहाँ पर सम के अंदर लिख सकते हैं, तो ये चीज क्या हो गई यहाँ पर बिल्कुल सही बनती है। Then if the similar thing would have been given in the format of all,
वुड दैट बी करेक्ट? नो। अगर यहाँ पर ऑल सी आर ए इस तरीके से दिया होता तो क्या ये चीज सही होती? बिल्कुल नहीं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू योर फोर्थ कंक्लूजन, जहां पर दिया हुआ है सम बी आर ए। मैम ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर तो हम इमीडिएट के रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है, एक ही एक स्टेटमेंट से हमें मिल रही है, दैट इज बी एंड ए। तो क्योंकि फर्स्ट प्रीमाइस के अंदर बी एंड ए है तो मैं यहाँ पे इमीडिएट के रूल्स को अप्लाई करूंगी, दैट इज ऑल कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ आई, दैट इज सम, एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन इज आल्सो राइट ओवर हियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई a प्लस ए का आंसर एक्चुअल में a होता है, पर अगर कंक्लूजन में सम दिया जाए या फिर सम को कन्वर्ट करके भी दिया जाए तो भी वो चीज यहाँ पे सही है, because all these three statements are equivalent to each other or similar to each other. So while solving the things, your mind need to be very very attentive over there. Clear? तो जिस तरीके से आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज क्या होगी, आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आती जाएगी। क्लियर? सो इमीडिएट इन्फ्रेंस को सॉल्व करते वक्त एक और चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, जो है उसके रूल्स को। एज सेड, पहली चीज हम लोग क्या चेकआउट करते हैं कि भाई प्लस माइनस का जो रूल है उसको हम चेकआउट करते हैं। अगर वो स्टेज पार हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मिडिल टर्म को यहाँ पर चेकआउट करते हैं। एज सेड, अगर मिडिल टर्म यहाँ पर राइट फॉर्मेट में कैंसिल नहीं हो रहा है या फिर अलाइन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं। तो अगर स्वाइप करने के बाद या फिर ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी अगर चीजें सही नहीं बन रही है तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ प्रीमाइसेस इस तरीके से है, ऑल ए आर बी एंड सेकेंड प्रीमाइसेस ऑल सी आर बी, तो यहाँ पर जो आपका मिडिल टर्म है वो क्या बन रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ा? नहीं मैम। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर चीजें सही नहीं बैठ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज दोनों प्रीमाइस में से कोई एक प्रीमाइस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू समथिंग, एंड दैट कन्वर्जन कैन बी डन इन दिस फॉर्मेट, आई ई ए। दैट इज पहले ये चेकआउट करो कि दोनों प्रीमाइस के अंदर क्या आपके पास आई की स्टेटमेंट है। अगर आई है तो उसको कन्वर्ट करो, अगर आई नहीं है तो ई की स्टेटमेंट को ढूंढो, और अगर ई भी नहीं है तो ऑल की स्टेटमेंट को वहां पर ढूंढो। दैट इज कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी तो उसको लिखोगे सम बी आर ए, क्योंकि सम को हम लोग हमेशा सम में ही लिखते हैं। और सिमिलरली आई इज रिटन ऑल्सो इन द फॉर्मेट ऑफ आई, तो आप आई को आई में ही लिखोगे। पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि हमारे पास दोनों ऑल की स्टेटमेंट है तो हम आई एंड ई को तो छोड़ ही देंगे और डायरेक्टली ए पर आ जाएंगे। और क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स ए है तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट को यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो ऑल की स्टेटमेंट कन्वर्ट होने के बाद क्या होती है, सम में कन्वर्ट होती है। तो आप क्या लिखोगे, इसे सम बी आर सी इस तरीके से लिखोगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये राइट फॉर्मेट में कैंसिल हो रही है। तो इस तरीके से करने के बाद क्या होगा, हम इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। Clear with this thing? Changing the order can be done later also or before also if the common term appears to be in this format. आपको किसी भी तरीके से उसको करेक्ट अलाइनमेंट में यहाँ पर लेके आना होता है। एंड फर्दर जैसे हमने यहाँ पर रूल्स पढ़े उन सारे रूल्स को आपको अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, अपने फर्स्ट मेजर टॉपिक दैट इज सिलोजिज्म्स को फटाफट से हमने रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या सारे रूल्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है एंड क्या सारी चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, वो सभी चीजों को हमने यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। सिलोजिज्म्स के अंदर हम ये चेकआउट करते हैं कि भाई हमारा कंक्लूजन हमारे प्रीमाइस को यहाँ पर फॉलो करता है या नहीं करता है। यही सेम चीज हम अपने अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे विच इज मूड्स एंड फिगर्स। मूड्स एंड फिगर्स के अंदर भी हमारे पास दो प्रीमाइसेस एंड एक पर्टिकुलर कंक्लूजन होता है, जहां पर हम लोग ये चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा पर्टिकुलर कंक्लूजन अपने प्रीमाइसेस को फॉलो करता है या नहीं करता है। सो एज सेड सिलोजिज्म्स के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट होती है विच कंप्राइजेस ऑफ टू प्रीमाइसेस एंड अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। अब वहां पर मेरा पर्टिकुलर कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उसको यहाँ पर चेकआउट करने के लिए हम मूड्स एंड फिगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड मूड्स एंड फिगर्स को सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेजर स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली बात होती है कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देखना। Remember, whenever you are solving moods and figures, keep it completely different from your syllogisms. Syllogisms में जो सारी चीजें हम लोग वहां पर चेक करते हैं वो completely different होती है, और moods and figures के अंदर हम standard format को किस तरीके से चेक करते हैं वो completely यहाँ पर different है. So don't mix up both of these things. Clear? So the first major step while solving moods and figures is to check the standard format. And once we get to know कि भाई हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आ चुका है, तो हम फर्दर क्या करेंगे, उसका मूड एंड फिगर चेक करेंगे, एंड देन लेटर ऑन वी विल चेक आउट द वैलिडिटी ऑफ अवर आर्ग्यूमेंट, कि भाई मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर वैलिड है या फिर इनवैलिड है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं. सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस तरीके से हमें देखना होता है. एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अंदर जो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती है, ऑफ विच 2 इज प्रीमाइस एंड 1 इज कंक्लूजन, वहां पर हमारे पास 3 डिस्टिंग्विश्ड टर्म्स देखने को हमें मिलते हैं. And these 3 terms are your major term, your minor term and your middle term. And ये तीनों ही terms इन 3 statements के अंदर हमें 2-2 बार देखने को मिलते हैं. एक बार एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये तीनों ही terms 2-2 बार यहाँ पर अपीयर होते हैं. We have got an example over here as all mammals are creatures that have hair. Second premise says all dogs are mammals. And the third statement says, therefore, all dogs are creatures that have hair. Remember, जब भी आपके पास 3 statements इस तरीके से दी होती है, पहले की 2 statements क्या होती है, हमारी premises होती है, और जो आखिरी statement होता है वो क्या होता है, हमारा conclusion होता है. So, what is major, what is minor, and what is middle term? Major term is a predicate of your conclusion, and this needs to be present in your premise 1. Then, what is minor term? Minor term is a subject of your conclusion, that is dogs in this particular example, and this thing needs to be present in your second premise. Then, what is middle term? Middle term is something which is present only and only in your premises and not in your conclusion. जैसे हमने पिछली बार middle term करके पढ़ा था, that is the common term, वो चीज क्या है, मेरी middle term यहाँ पर है. और ये चीज सिर्फ और सिर्फ कहां पे देखने को मिलती है, हमारे प्रीमाइसेस के अंदर हमें देखने को मिलती है. रिमेंबर, यहां पर कैंसलेशन हमेशा इसी तरीके से हो वो जरूरी नहीं होता है. क्लियर? सो हमने क्या चीज पढ़ी कि भाई हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म. मेजर टर्म कहां पर होना चाहिए, मेजर टर्म हमारे प्रेडिकेट का, हमारे कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने के लिए ये प्रीमाइस 1 के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. माइनर टर्म इज द सब्जेक्ट ऑफ अवर कंक्लूजन, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने के लिए इसको सेकेंड प्रीमाइस के अंदर होना चाहिए. एंड फाइनली वी हैव गॉट द मिडिल टर्म. ये वो टर्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रीमाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, और फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमाइस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज अ कॉमन टर्म. रिमेंबर, मिडिल टर्म नेवर अपीयर्स इन योर कंक्लूजन. क्लियर? सो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि तीनों ही टर्म्स क्या होती है, हमारे इन 3 स्टेटमेंट्स के अंदर 2-2 बार अपीयर होते हैं. जैसे मेजर टर्म, दैट इज द क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, अपीयर्स 2 times, once in conclusion and once in first premise. Minor term, that is dog, it is present as a subject in your conclusion, and वो second premise के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है. And middle term क्या है, ये वो टर्म है जो कॉमन होती है, एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही प्रीमाइसेस के अंदर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 2-2 बार अपीयर हो रहे हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आने के लिए कैसे होना चाहिए, मेजर टर्म कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है और फर्स्ट प्रीमाइस के अंदर होना चाहिए. माइनर टर्म कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है और वो सेकंड प्रीमाइस के अंदर होना चाहिए. अगर वो इस तरीके से नहीं है तो हमें वापस स्वाइपिंग करना होता है या फिर ऑर्डर चेंज करना होता है. एक बार आप ऑर्डर चेंज कर लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, राइट फॉर्मेट में आ जाएगा, और फर्दर आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप पे जाओगे, जहां पर आप फर्दर क्या करोगे, वहां पर मूड को चेकआउट करोगे. नाउ व्हाट इज मूड? मूड इज समथिंग विच विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द क्वांटिफायर्स ऑफ द प्रीपोजिशन. यानी मेरा पर्टिकुलर प्रीपोजिशन किस तरीके का है, वेदर इट इज ए, ई, आई, ओ, इसके बेसिस पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन, अपने आर्ग्यूमेंट का यहाँ पर मूड चेकआउट करते हैं.
जैसे अगर जैसे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल माय फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ऑल, सेकंड वाज ऑल एंड द कंक्लूजन वाज आल्सो ऑल। तो इसका मूड क्या बन जाएगा? ए ए ए। ये क्या बन जाएगा? मेरा मूड यहां पर बन जाएगा। क्लियर? सो मूड इज वेरी सिंपल। सिर्फ आपको ये देखना होता है कि मेरा पर्टिकुलर प्रीपोजिशन किस टाइप का है। देन द थर्ड स्टेप इज टू चेक आउट द फिगर। फिगर डिपेंड करता है आपके मिडिल टर्म के अरेंजमेंट के ऊपर। मिडिल टर्म आपके प्रीमाइसेस के अंदर किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्या होगा, हम यहाँ पर फिगर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर लगा सकते हैं। Now how to check out whether the figure is 1, 2, 3 or 4? As said, it depends upon your middle term. अगर आपका मिडिल टर्म फर्स्ट प्रीमाइस के अंदर सब्जेक्ट है एंड सेकंड प्रीमाइस के अंदर प्रेडिकेट है एंड इट इज गेटिंग कैंसल्ड इन दिस फॉर्मेट, दैट इज फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर, या फिर आप कह सकते हो अपने राइट हैंड को क्रॉस कर लोगे, अगर इस तरीके से अगर वो कट हो रहा है तो क्या बन जाएगा? आपका फर्स्ट प्रीमाइस बनेगा। वही अगर आपका मिडिल टर्म दोनों ही प्रीमाइसेस के अंदर यहाँ पर प्रेडिकेट के फॉर्मेट में है एंड इट इज गेटिंग कैंसल्ड समथिंग इन दिस मैनर, दैट इज अपने राइट हैंड को अगर आप स्ट्रेट रखते हो कुछ इस तरीके से अगर वो कट हो रहा है तो क्या बन जाएगा? फिगर 2 बन जाएगा। एंड इफ योर मिडिल टर्म इज सब्जेक्ट इन बोथ द प्रीमाइसेस एंड इज गेटिंग कैंसल्ड इन सच अ मैनर कि आप अपना लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट पकड़ रहे हो तो वो बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका थर्ड फिगर बनेगा। एंड इफ योर मिडिल टर्म इज प्रेजेंट and if your middle term is predicate in first premise and subject in the second premise, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फोर्थ फिगर बनेगा। दैट इज आप अपने लेफ्ट हैंड को अगर क्रॉस रखते हो और कुछ इस तरीके से वो कट हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर फोर्थ फिगर बनेगा। रिमेंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको ये चार डायग्राम्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ मिडिल टर्म्स को यहाँ पर ध्यान देना है और क्या करोगे? आप यहाँ पर फिगर को मेंशन करोगे। If you look at our example, हमारा यहाँ पर मिडिल टर्म क्या था? It was mammals. और mammals यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट है? It is getting cancelled in such a manner कि आपका राइट हैंड यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉस बैठ रहा है। And if it is in this manner, that is मिडिल टर्म फर्स्ट प्रीमाइस के अंदर सब्जेक्ट है एंड सेकंड प्रीमाइस के अंदर यहाँ पर प्रेडिकेट है, तो क्या बनेगा? फिगर 1 बनता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का मूड एंड फिगर क्या बन गया? ट्रिपल ए 1 हो गया। सो अगर एग्जाम में आपको सिंपली पूछा जाए कि भाई what is the mood and figure of this particular example given below, we'll have to check out first the mood by checking out the quantifiers of all the three statements, that is checking out what type of preposition it is, and to identify the figure you will have to check out the middle term का अरेंजमेंट किस तरीके से, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? अपने फिगर को यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे और सिंपली लिखोगे ट्रिपल ए 1 is a mood and figure of this particular example. Clear with this thing? नाउ एक बार जब हमें मूड एंड फिगर पता चल जाता है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मेरा पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर वैलिड है या नहीं है। टू चेक आउट दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चार्ट कि भाई जिस तरीके से हमने यहाँ पर अरेंजमेंट देखी थी उस तरीके से अगर हम करते जाए तो फिर हमारे पास 256 पॉसिबल केसेस बन जाते हैं ऑफ कैटेगोरियल सिलोजिज्म्स। तो क्या ये सारे 256 केसेस यहाँ पर वैलिड बनेंगे? बिल्कुल नहीं। इनमें से सिर्फ 24 ऐसे केसेस होते हैं जो यहाँ पर वैलिड बनते हैं और उन 24 में से भी 15 ऐसे केसेस होते हैं जो यहाँ पर अनकंडीशनली वैलिड होते हैं और 9 ऐसे केसेस होते हैं जो यहाँ पर कंडीशनली वैलिड होते हैं। 15 cases which are unconditionally valid is given by Boolean and 9 cases which are conditionally valid, this has been given by Aristotle. तो आपको नाम भी यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी चीज किसने यहाँ पर दी हुई है। रिपीटिंग इट अगेन कि भाई मूड्स एंड फिगर्स की हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है? वी डू मूड्स एंड फिगर्स इन ऑर्डर टू चेक आउट वेदर माय आर्ग्यूमेंट इज वैलिड और नॉट। जिस तरीके का अरेंजमेंट हमने पहले पढ़ा है उस तरीके से अगर हम लोग करते जाए तो हमारे पास मिनिमम 256 केसेस यहाँ पर आएंगे। तो इन 256 में से सिर्फ और सिर्फ 24 ऐसे केसेस या फिर वेज होते हैं जो यहाँ पर वैलिड बनते हैं, जिसमें से 15 ऐसे केसेस हैं जो अनकंडीशनली वैलिड होते हैं जिसको दिया था बुलियन ने, और 9 ऐसे केसेस बनते हैं या फिर वेज होते हैं जो कंडीशनली वैलिड होते हैं व्हिच वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि भाई हाउ मेनी वैलिड केसेस डू वी हैव इन सिलोजिज्म्स और हाउ मेनी अनकंडीशनली वैलिड केसेस डू वी हैव और हु हैज प्रपोज्ड द कंडीशनली वैलिड केसेस। So remember the name and the numbers are very important over here.
अब मैम ये 15 एंड 9 केसेस जो यहाँ पर वैलिड होते हैं, दैट इज इन टोटल ये जो 24 वैलिड केसेस होते हैं वो हमें किस तरीके से पता चलेंगे और किस तरीके से हम इन्हें याद रखेंगे। सी as said, unconditionally valid cases, unconditionally valid forms have been given by Boolean. अब ये अनकंडीशनली वैलिड इसलिए होती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं। सिंपली जैसे भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसको आप देखोगे और क्या फर्दर चेकआउट करोगे, वेदर इट इज, आप फर्दर चेकआउट करोगे कि क्या वो इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर है या नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर है तो इट इज वैलिड, एंड इफ इट इज नॉट देन इट इज नॉट वैलिड। मैम चार्ट में तो काफी सारी चीजें हमें दी हुई है। मैम चार्ट में तो हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, तो हाउ डू वी रिमेंबर देम? स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट केस इज योर ट्रिपल ए। ट्रिपल ए सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर 1 के अंदर देखने को मिलेगा और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से EIO एक ऐसा केस है जो आपको हर एक केस के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज फिगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चारों केसेस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। So we learned 2 combinations. One was triple A and the second one was EIO. Triple A सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर के अंदर प्रेजेंट होता है, which is in figure 1, and EIO एक ऐसा केस है जो सारे केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है about EAE, which is present only and only in your first and second figure, and IAI is such a combination which is present only and only in your third and fourth figure. Clear? ट्रिपल ए सिर्फ फिगर 1 में, EIO चारों ही केसेस में आएगा, EAE आपका फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर में आएगा, एंड IAI आपका थर्ड एंड फोर्थ वाले में बनेगा। उसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो है AII का। वो कहां पे प्रेजेंट होता है? AII आपका बनता है थर्ड एंड फर्स्ट वाले के अंदर। उसी तरीके से AEE आपका कहां पे आएगा? वो आएगा आपके सेकेंड एंड फोर्थ के अंदर। इफ यू लुक केयरफुली, AEE आता है आपके फर्स्ट एंड थर्ड में, दैट इज इन योर ऑड फिगर्स, एंड AEE आता है आपका इवेंट्स के अंदर, दैट इज 2 एंड 4 के अंदर। तो क्या बचा हमारे पास? फाइनली हमारे पास 2 ऐसे केसेस बनते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर्स में आते हैं, दैट इज AOO एंड OAO, जहां पे AOO सिर्फ और सिर्फ सेकंड फिगर में आता है एंड OAO आपका थर्ड फिगर के अंदर आता है। रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली कि भाई आपको इनके अरेंजमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक बार जब आप इसको क्लियरली इस तरीके से लिख लोगे तो आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पर अंडरस्टैंड होगी और आप इजीली इनको क्या करोगे, यहाँ पर याद रख पाओगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड थिंग, दैट इज द कंडीशनली वैलिड फॉर्म्स। कंडीशनली वैलिड फॉर्म्स कितने होते हैं? हमारे पास 9 ऐसे वेज बनते हैं जहां पर कंडीशनली वैलिड केसेस बनते हैं। नाउ रिमेंबर, कंडीशनली वैलिड फॉर्म्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखो कि जितने भी 9 केसेस हमारे पास यहाँ पर है, उन सारे केसेस के अंदर जो आपके प्रीमाइसेस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल होंगे, और आपका जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर ही होगा। दैट इज आपके प्रीमाइसेस क्या होंगे, यहाँ पर हमेशा यूनिवर्सल होंगे, या तो A या तो E, एंड कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर ही होगा, दैट इज I या फिर O। क्लियर? सो हाउ डू वी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर चार्ट? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज योर EAO, which is present in all the cases over here. वहां पर क्या था, जो सारे केसेस के अंदर था, it was EIO, और यहां पर क्या है, EAO है। EAO है जो सारे ही केसेस के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलता है। Then we have got AAI, which is present in first, third and fourth one, and then we have got AEO, which is present only and only second and fourth figure. So we have got 3 cases over here. First one is EAO, which is present in all the cases. Then we have got AAI, which is present in 1, 3 and 4. And finally we have got AEO, which is present only and only in second and fourth figure. Clear with this thing? So exam के अंदर अगर आपके पास एक particular example है जहां पर आप मोड एंड फिगर को आइडेंटिफाई कर रहे हो और आपको ऐसे मिल रहा है कि भाई EAO2, तो क्या आप उसको यहाँ पर वैलिड मानोगे या इनवैलिड मानोगे? डेफिनेटली मैम ये यहाँ पर वैलिड है,
और वैलिडिटी के अंदर भी ये यहाँ पर कंडीशनली वैलिड आर्ग्यूमेंट है ये हमारा। क्लियर? सो अभी तक एग्जाम में से क्वेश्चन सिर्फ सिंपली आया हुआ है कि भाई आइडेंटिफाई द मोड एंड फिगर। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपके पास एक आर्गुमेंट दिया हुआ है जहां पे आपको मोड एंड फिगर को वहां पर आइडेंटिफाई करना था। बट फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस जहां पर आपको कंडीशनली एंड अनकंडीशनली वैलिड केसेस को भी यहाँ पर पूछा जाए। जैसे एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट दे दिया और आपको पूछा जाए वेदर इट इज वैलिड और नॉट, और ऑप्शंस में आपको कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। ऑप्शन ए माइट बी कंडीशनली वैलिड, सेकेंड ऑप्शन माइट बी अनकंडीशनली वैलिड, थर्ड माइट बी इनवैलिड एंड द फोर्थ ऑप्शन में बी कैन नॉट से एनीथिंग। सो वहां पर आपको अच्छे से ध्यान देना होता है कि भाई वो चीज यहाँ पर वैलिड है कि इनवैलिड है, और अगर वैलिड है तो वो कंडीशनली वैलिड है कि अनकंडीशनली वैलिड है। वहां पर कंडीशनली वैलिड के अंदर हमारे पास ये सारे केसेस थे जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, एंड अनकंडीशनली वैलिड के अंदर हमने ये सारे केसेस पढ़े हैं, एंड कंडीशनली वैलिड के अंदर हमने सिर्फ 9 केसेस पढ़े थे जिनके अंदर हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस आते हैं, और वो कहाँ वैलिड होता है वो हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। सो मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस इन योर एग्जाम। क्लियर विद दिस थिंग? सो दिस ends our second major topic, that is moods and figures. Now coming to the third major topic, that is square of opposition. Now what is square of opposition? Square of opposition basically एक पर्टिकुलर ऐसा चार्ट होता है जहां पर हम अपने चारों ही प्रीपोजिशंस के रिलेशनशिप को यहाँ पर चेकआउट करते हैं। जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में कहा दैट वी हैव गॉट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, ए, ई, आई एंड ओ। तो इन सारे प्रीपोजिशंस के अंदर क्या सारे यहाँ पर लॉजिकल रिलेशनशिप होल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे भाई मेरा ऑल का स्टेटमेंट है, ऑल का स्टेटमेंट ओ के साथ क्या रिश्ता है, या फिर ऑल का स्टेटमेंट ई के साथ किस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड है। And I can also say how my all statement is related to my sum statement. So to understand these relationships, we need to understand the 4 major terms, which is contradictory, contrary, subcontrary and subalteration. This particular topic is one of the easiest and the most important topics of our exam. क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम के अंदर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। If you understand all the 4 terms properly, it would be very easy in your exam to solve them without using again any paper and pen. Just आपको सारे रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने माइंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर चेकआउट करना है कि क्या रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू दी हुई है तो बाकी स्टेटमेंट्स किस तरीके से यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स होगी। सो एक एक करके चारों ही टर्म्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, एंड उनके रूल्स के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना होता है। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज अ मेजर स्लाइड जिसके थ्रू आप चारों ही चीजों को यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। The first case is contradictory case, and the pairs that come up over here are your opposites, that is A and O and E and I. तो contradictory का यहाँ पर मतलब क्या होता है? Contradictory says that both cannot be true at the same time and both cannot be false at the same time. That is, अगर एक सही है तो दूसरा कंपल्सरी यहाँ पर गलत होना चाहिए, और अगर एक गलत है तो दूसरा कंपल्सरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही होगा ही होगा। That is, if A statement is true, the opposite will be false. If E statement is false, the opposite will be true. Same thing applies the other way as well. तो remember कि यहाँ पर quantity and quality क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही चीजें यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती है। आई होप आप सबको क्वांटिटी एंड क्वालिटी यहाँ पर अच्छे से याद है। हाउ डू वी चेक आउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। दैट इज, इफ यू लुक केयरफुली, ऑल की स्टेटमेंट एंड सम नॉट की स्टेटमेंट, ये आपका पेयर बनता है। सिमिलरली ई एंड आई इज योर सेकेंड पेयर। तो जब आप इन दोनों पेयर्स को अच्छे से देखोगे तो ए का क्वांटिटी क्या है, ए इज योर यूनिवर्सल स्टेटमेंट एंड सम नॉट इज योर पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो क्वांटिटी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। In the similar manner, the quality is also changing over here. This is a positive statement and this is a negative statement. Same thing goes over here. This is your universal negative statement and this is a particular positive statement. तो दोनों ही बार क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर वेरिएट कर रहा है। Why am I explaining this thing to you? Because this thing has come up in your exam. ऐसा पेयर बताओ जहां पे उनका क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही चीजें चेंज हो रही है, ये कौन सा केस बनता है?
आइदर आपको डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सब अल्टरेशन ऑप्शंस में दिया जा सकता है, या फिर आपको 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उनमें से आपको उस पेयर को आइडेंटिफाई करना होता है जो यहाँ पर अप्लाई होता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन योर यूनिवर्सल्स, दैट इज बिटवीन योर ए एंड ई। ए एंड ई एक सिंगल पेयर बनता है हमारे कॉन्ट्ररी के अंदर। Now what does contrary mean? Contrary rule says that both cannot be true at the same time but can be false. When I am saying both cannot be true at the same time, इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक सही है तो दूसरा false और यहाँ पे क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। That is A अगर सही है तो E false होगा, या फिर अगर E सही है तो A क्या होगा? कंपल्सरी यहाँ पर false होना ही चाहिए। And when I am saying can be false, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है तो सामने वाले के बारे में कुछ कह नहीं सकती। दैट इज इट कैन बी ट्रू ऑल्सो, इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। व्हेन आई एम सेइंग कैन बी, इसका मतलब क्या? हो सकता है। दे बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो अगर हमारी एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है तो सामने वाला ट्रू भी, फॉल्स भी, कुछ भी हो सकता है। सेम वे अगर ई यहाँ पर फॉल्स है तो सामने वाला ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है। रिपीटिंग द रूल वंस अगेन कि भाई कैनॉट बी ट्रू का मतलब क्या? कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉर श्योर क्या होगा? यहाँ पर गलत होगा ही होगा। एंड इफ आई एम सेइंग कैन बी फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दूसरे के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। दैट इज इट विल बिकम डाउटफुल ओवर हियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ओवर हियर? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने पहले भी कहा कि कॉन्ट्ररी एग्जिस्ट बिटवीन योर यूनिवर्सल्स, तो इनकी क्वांटिटी क्या हो गई? हमेशा यहाँ पर क्या होगी? सेम होगी, एंड दैट इज इट विल स्टे यूनिवर्सल ओवर हियर। व्हाट अबाउट द क्वालिटी? द क्वालिटी डेफिनेटली चेंजेस ओवर हियर। दैट इज अगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है। तो कौन सा ऐसा केस है जहां पर क्वांटिटी सेम है बट क्वालिटी डिफर कर रही है? वो हमारा कॉन्ट्ररी का केस बनता है। क्लियर विद दिस थिंग? नाउ कमिंग टू योर थर्ड वन, व्हिच इज द थर्ड वन? It is subcontrary, which is complete opposite of your contrary case. Contrary exists between the universals, whereas subcontrary exists between the particulars, that is between I and your O. What does the rule say? The rule is opposite of contrary, wherein contrary के अंदर हमने ये देखा that both cannot be true together, but subcontrary में हम लोग ये देखते हैं that they both cannot be false together. दैट इज दोनों एक साथ यहाँ पर फॉल्स नहीं हो सकते हैं। अगर एक यहाँ पर फॉल्स है तो दूसरा कंपल्सरी क्या होगा? यहाँ पर ट्रू होगा ही होगा। और वही अगर ओ की स्टेटमेंट फॉल्स है तो आई की स्टेटमेंट क्या होगी? कंपल्सरी यहाँ पर ट्रू बनेगी बनेगी। बट व्हेन आई एम सेइंग मे बी ट्रू, इसका मतलब ये है कि दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर अगर ट्रू दी हुई है तो सामने वाले के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। दैट इज इट माइट बी ट्रू और फॉल्स एज वेल। सिमिलरली अगर ओ हमें ट्रू दिया हुआ है तो सामने वाला क्या होगा? यहाँ पर डाउटफुल बन जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट सब कॉन्ट्ररी इज। द रूल इज दे बोथ कैनॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी? इट इज सेम एज योर कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी के अंदर उसका क्वांटिटी क्या था? डेफिनेटली क्या था? यहाँ पर सेम था। सब कॉन्ट्ररी के अंदर भी वही चीज होती है। The only difference over here is यहाँ पर हम particulars को देखते हैं और वहां पर हम universals को देखते थे। And when I come to the quality again is changing. That is one is positive and the other one is negative over here. जो हमारे पास पेयर बन रहा है उस पेयर के अंदर एक चीज हमारे पास पॉजिटिव है एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर? Then coming to the last case, that is subalteration over here. Pairs. Subalteration exists between two pairs, that is A and I and E and O, that is between the positives and between the negatives. A and I हमारे positives है, E and O हमारे negatives है। यही दो हमारे pairs यहाँ पर बनते हैं। Now what is the rule over here? The rule says truth downward and false upward. What does it mean? Truth downward का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बेसिस पे मुझे आई को आइडेंटिफाई करना है तो मैं ट्रुथ डाउनवर्ड देखूंगी। दैट इज अगर ए सही है तो आई भी क्या हो जाएगा? वहां पर सही बनेगा।
but reverse cannot be applied. But the reverse will not be applied. That is, अगर I true है तो A भी true होगा, ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं. तो डाउनवर्ड आते वक्त हम क्या देखेंगे, A से I आते वक्त या फिर E से O आते वक्त हम ट्रूथनेस को चेकआउट करते हैं. दैट इज, अगर A ट्रू है तो I भी क्या होगा, ट्रू होगा. अगर E ट्रू है तो O भी क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा. नीचे वाला ट्रू है, उसके बेसिस पे हम ऊपर वाला ट्रू है ये कह नहीं सकते हैं. Then what is the second rule? The second rule is about the falsity. कि भाई false upward. That is, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो उस समय पे मैं false के बारे में कुछ कह सकती हूँ. That is, अगर मेरी I की स्टेटमेंट यहाँ पर false है तो A की स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंपल्सरी false होगी. Similarly, if O is false, then E will also be false over here. Clear? So again, the other thing will not be same over here. So what do you understand by subalteration? कि भाई A अगर ट्रू है तो I भी क्या होगा, ट्रू होगा. अगर E ट्रू है तो O भी क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा. ये हमारा ट्रुथ डाउनवर्ड का होगा. फॉल्स अपवर्ड का मतलब क्या, कि I अगर फॉल्स है तो फिर ऊपर A भी क्या होगा, फॉल्स होगा. और अगर O यहाँ पर फॉल्स है तो E भी क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा. इसका रिवर्स अगर आप लोगे तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पर डाउटफुल हो जाएंगी. दैट इज, अगर I मुझे यहाँ पर ट्रू दिया गया तो A क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाउटफुल होगा. बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्रूथनेस जब मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ. नीचे वाला अगर ट्रू है तो ऊपर वाले के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती. सेम थिंग, अगर मैं ये बोलूं कि भाई A इज फॉल्स, तो क्या मैं I के बारे में फॉल्स बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं. वो ट्रू भी हो सकता है, वो यहाँ पर फॉल्स भी हो सकता है. Be clear with this thing. This is very very important over here. So now if you look at the quantity and quality, the quantity over here is different. That is, universals and particulars हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे पेज के अंदर. A is universal, this is particular. Again, E that is no is universal and O that is some not is particular over here. वही अगर मैं यहाँ पर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी दोनों के सेम होते हैं. As I told you कि ये positives and negatives के बीच में क्या होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप बनता है. The quality over here is same. Clear with this thing? Yes ma'am. Now as I told you earlier कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप 2 क्वेश्चंस लेके चलो कि भाई एग्जाम में आ सकते हैं. तो क्या सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि भाई आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपको पूछा जाएगा कि भाई दोनों की क्वांटिटी सेम है एंड क्वालिटी भी सेम है, तो ये कौन सा रूल बनेगा. तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आंसर मार्क करना पड़ेगा. इसके अलावा आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स. अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है तो बताओ नीचे दी हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा यहाँ पर फॉल्स है. नीचे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उनके बेसिस पे आपको ये चेकआउट करना होता है कि कौन सी यहाँ पर फॉल्स है. और वो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे कि भाई इफ ऑल स्टेटमेंट इज ट्रू देन व्हाट विल बी E, व्हाट विल बी O एंड व्हाट विल बी I ओवर हियर. अगर हमारी A की स्टेटमेंट ट्रू है तो O उस टाइम पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है बाय कॉन्ट्राडिक्टरी रूल. अगर A की स्टेटमेंट ट्रू है तो E उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्ररी का रूल हमें क्या बोलता है कि भाई बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर. कैन नॉट बी ट्रू मतलब क्या, कि अगर ये सही है तो ये कंपलसरी क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा ही होगा. और वही सबअल्ट्रेशन के रूल से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई अगर A ट्रू है तो I क्या हो जाएगा, वहां पर कंपलसरी ट्रू बनेगा. दैट इज ट्रुथ डाउनवर्ड. तो यही क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हम 3 रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करके ये चेकआउट कर रहे हैं कि भाई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारी E एंड O की स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स बन रही है. क्लियर. सो इसी तरीके से आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही क्या होगी, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलती जाएगी. हमारे डिटेल लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी हमने काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, जिसके थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरीके से हमें उन्हें इजी वे में सॉल्व करना होता है. क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम. आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हुए वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड हुए हैं. आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पर रैपिड रिविजन लिया है regarding to the 3 major topics that are very very important towards our exam point of view.
इन तीनों ही टॉपिक से आपको कंपलसरी क्वेश्चंस गिरते हैं, तो मेक श्योर करो कि इन तीनों ही टॉपिक्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को भी यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। सिलोजिज्म्स, मूड्स एंड फिगर्स एंड स्क्वायर ऑफ पोजीशन, तीनों ही टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं आता है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ पोजीशन, जहां पे आपको डेफिनेशन दिया जा सकता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये किस तरीके का रिलेशनशिप है, वेदर इट इज कॉन्ट्रेडिक्टरी, वेदर इट इज कॉन्ट्ररी, वेदर इट इज सब कॉन्ट्ररी और वेदर इट इज सब अल्टरेशन। एंड सिलोजिज्म्स एंड मूड्स एंड फिगर्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर तो नहीं सकते हैं, बट अगर आ भी जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि भाई आर्गुमेंट में प्रीमाइसेस और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज मूड एंड व्हाट इज फिगर, हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। जैसे फिगर आपका आइडेंटिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ आपके मिनट टर्म के अरेंजमेंट से, एंड मूड इज आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रीपोजिशन, कि भाई पर्टिकुलर प्रीपोजिशन किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने मूड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन माइट कम अप फ्रॉम द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट्स, कि भाई जो हमने पढ़ा था 256 केसेस बनते हैं, उसमें से 24 वैलिड होते हैं, फ्रॉम दैट सम आर कंडीशनली वैलिड, सम आर अनकंडीशनली वैलिड, उसको किसने दिया था। ये सारी चीजें आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं एंड किस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। क्लियर विद दिस थिंग? सो होपिंग दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर वाज नॉलेजेबल एंड एंजॉयबल टू यू गाइस, एंड आपकी स्टडी जर्नी के अंदर ये पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। विद दिस इज मी साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग as many as questions you can and keep your concepts clear. Then there will be no hurdle that will stop you from cracking the exam. Take care. Have a nice day.